Okay, let us continue with our question which we had done till फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसमें हम लोग ने सिर्फ वेरिएबल एंड फिक्स्ड किया हुआ है. नेक्स्ट सेमी वेरिएबल. फर्स्ट आई विल रीड व्हाट इज गिवन in this point and then we will understand what is the meaning of this statement. Semi variable rupees 1,08,000 per annum up to 50% capacity and additional 46,800 for every 20% increase in capacity or any part thereof. What is the meaning of this statement? First of all, this is what type of cost. वो लोग ने नाम में लिख के दिया हुआ है. It is called as what? In the previous question we told that factory overheads are semi variable. In fact in the previous question हम लोग ने वो फैक्ट्री ओवरहेड्स को बाइफरकेट भी किया इनटू वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन. तो ये एक तरीके का सेमी वेरिएबल. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन सेमी वेरिएबल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी वेरिएबल. एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? देयर इज वन टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट विच इज पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स्ड. मतलब इट इज हैविंग वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स्ड पोर्शन. बट क्वेश्चन नंबर 10 में जो सेमी वेरिएबल लिखा है वो ये नहीं है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल. इसको भी ये लोग सेमी वेरिएबल ही बोलते हैं. फर्स्ट आई विल डिफाइन दिस सेमी वेरिएबल एंड देन वी विल इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट. व्हाट इज दिस सेमी वेरिएबल? हाउ डज दिस बिहेव? सी अल्टीमेटली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑफ कॉस्ट? बिहेवियर. के कॉस्ट कैसे बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और कैपेसिटी. वेरिएबल कॉस्ट क्या? परफेक्टली वेरिएबल. इन दिस क्वेश्चन बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज परफेक्टली वेरिएबल irrespective of number of units. तुम पहले 3 months में हो, रिमेनिंग 9 months में हो, तुमने 4,500 बनाया, 21,600 बनाया, per unit it will remain same, 40 rupees per unit. That is perfectly variable. Then we came across one perfectly fixed cost, that is fixed factory overheads. Fixed factory overheads is 3,60,000. Say for example this is factory rent. 3,60,000 पर एनम मतलब 30,000 रुपीज पर मंथ. अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 30,000 पर मंथ इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री रेंट इज फैक्ट्री ओवरहेड. पर मंथ फैक्ट्री रेंट इज फिक्स्ड. अब तुम 80% कैपेसिटी पे काम करो, 50% कैपेसिटी पे काम करो, 10% पे काम करो, 90% पे करो. दो इन फर्स्ट 3 months दे वर वर्किंग एट 50% एंड नेक्स्ट 9 months दे वर वर्किंग एट 80%, बट स्टिल पर मंथ इट विल रिमेन 30,000. अगर पर मंथ 30,000 है तो 3 months का कितना हुआ? 90,000. So in our cost sheet we have written for first 3 months factory overheads is 90,000. That is why I told कि अगर factory overheads को bifurcate करना है तो factory overheads will be bifurcated on the basis of time, not output. उसको output से कोई लेना देना नहीं है. अगर first 3 months में 1 महीना कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो you can ask no कि सिर्फ 50% पे क्यों काम चल रहा था? We have been working only at how much percent of our capacity? 50%. Why we have been working only at 50% of the capacity? We can manufacture 36,000 units per annum. 36,000 units per annum मतलब we can produce at the rate of 3,000 units per month. तो 3 महीने का 9,000 हुआ. उसकी जगह पे हमने सिर्फ 50% 4,500 बनाया. तो क्यों 50% पे ही काम कर रहे हैं हम लोग? ये प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा. 3 months सीजनल बिजनेस रहेगा. वो 3 महीना हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्लो कर दिया हम लोग ने. बट क्या उसके वजह से फैक्ट्री रेंट कम होएगा? नो. तो दैट इज परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट. तो हाउ डज इट बिहेव विद द लेवल ऑफ कैपेसिटी? इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ कैपेसिटी टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम. ये होता है परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट.
बाद में तीसरा कॉस्ट दैट इज सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल हाउ डज इट बिहेव? तो एक टाइप का सेमी वेरिएबल कैसा होता है? लाइक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने एग्जांपल दिया. दिस आर दैट टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें एक वेरिएबल पोर्शन होता है और एक फिक्स्ड पोर्शन होता है. उसमें भी फिक्स्ड पोर्शन हर मंथ सेम रहता है एंड वेरिएबल पोर्शन विल डिपेंड अपॉन कंजम्पशन, यूजेज. बट ये दूसरे टाइप का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसका पहले बिहेवियर समझो. व्हाट इज दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट? दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर level of capacity or output. What is the definition? Definition मतलब meaning basically. ये कौन से टाइप का सेमी वेरिएबल है? इसको है ना कभी कभी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं ये लोग. दिस इज कॉल्ड एज विच कॉस्ट? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल. ये सब्जेक्ट में इंटरचेंजेबली ये लोग सेमी वेरिएबल बुलाते हैं इसको. तो डोंट गेट कंफ्यूज. दो टाइप का सेमी वेरिएबल है. एक टाइप का सेमी वेरिएबल जो हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा जिसके अंदर वेरिएबल पोर्शन फिक्स्ड पोर्शन, बट ये वो वाला नहीं है. दिस इज लाइक इट. व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस कॉस्ट? हर एक कॉस्ट का एक बिहेवियर होता है. ये कॉस्ट कैसे बिहेव करता है? इट विल रिमेन कांस्टेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी. लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग ने क्या लिखा है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐसा कोई सेमी वेरिएबल है दैट इज 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी. दैट मींस सपोज वी आर वर्किंग एट 30% कैपेसिटी, तो ये कॉस्ट कितना होगा? तो भी 1,08,000. 20% पे काम करोगे तो भी 1,08,000. फॉर एग्जाम्पल जस्ट डिवाइड 1,08,000 डिवाइड बाय 12. Just give me the answer कितना होगा? एग्जैक्ट 9,000. से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया. सुपरवाइजर को बोला भाई तेरा सैलरी 1,08,000 पर एनम, मतलब 9,000 रुपीज पर मंथ. सुपरवाइजर बोला ओके. हमने उसको बोला जब तक हम 50% कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं ना तेरा सैलरी ये रहेगा. तो बोलेगा ठीक है. तो अगर 20% पे काम कर रहे हो तो उसको सैलरी कितना दोगे? 1,08,000 पर एनम, मतलब 9,000 पर मंथ. 30% पे काम कर रहे हो तो भी, 0% पे काम कर रहे हो तो भी 1,08,000, मतलब अप टू 50% कैपेसिटी. व्हाट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड? अप टू 50%. तो मैं लिख देता हूं अप टू 50%. व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर? 1,08,000 पर एनम. नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? एडिशनल 46,800, मतलब उसका सैलरी कितने से बढ़ेगा? 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज. मतलब उसको बोला अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इनफैक्ट उसी ने तुमको पूछा 50% के ऊपर काम करोगे तो. एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर को जब तुम अपॉइंट कर रहे हो उसका कुछ तो वर्किंग आवर्स डिफाइंड रहेगा कि भाई फैक्ट्री में सुबह को 10 बजे आने का, 10 to 6 तेरा जॉब है, 8 घंटा सुपरविजन करने का. बोला ओके. अब कंपनी को भी पता है कि हम लोग नॉर्मली 8 घंटा काम करेंगे तो वी कैन अचीव 50% ऑफ अवर कैपेसिटी. जस्ट एग्जांपल. लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा किया तो मतलब कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा. अगर कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा तो हमको या तो नया सुपरवाइजर चाहिए. अभी सपोज फॉर एग्जांपल किसी दिन 2 घंटा ज्यादा काम करना है क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो 2 घंटा ज्यादा काम, 2 घंटे के लिए तो कोई सुपरवाइजर आएगा नहीं. या तो तुमको खाली 2 घंटे के लिए कोई नया सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, या इसी सुपरवाइजर को बोलना पड़ेगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा. तो वही पगार पे थोड़ी काम करेगा. तो उसको क्या बोला कि तेरा पगार हम लोग कितने से इंक्रीज करेंगे? फॉर इंक्रीज और फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी. तो ये जो 1,08,000 है इट विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रेंज. व्हाट इज दैट रेंज? अप टू 50%, मतलब 0 to 50% इट विल रिमेन 1,08,000. क्योंकि अगर 0% पे भी काम करेंगे तो भी इट विल बी 1,08,000.
10% पे भी 1,08,000, 25% पे भी 1,08,000, 45 भी 1,08,000, एग्जैक्ट 50 पे भी कितना होगा? तो ये रेंज तक इट विल रिमेन कांस्टेंट। और जैसे ही तुम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाओगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके, फॉर इंक्रीज ऑफ और फॉर एवरी कितना परसेंट इंक्रीज? 20% इंक्रीज के लिए दिस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच? 46,800। कैन यू टेल मी, अगर हमने सिर्फ 10% से बढ़ाया तो? आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर हम लोग ने सिर्फ 10% से बढ़ाया तो ये कॉस्ट कितने से बढ़ेगा? तो भी 46,800 से बढ़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर 1% से भी तुमने बढ़ाया, मतलब से फॉर एग्जांपल अबव 50%, अबव 50% मतलब सिंपल, लाइक चलो इजी कर देता हूं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेंज? इट कैन नॉट बी 50, क्योंकि एग्जैक्ट 50 है तो 1,08,000 है। 51 भी नहीं हो सकता, इट इज अबव 50। अरे 50.25 रहेगा तो, 50.5 रहेगा तो, ये मैं नहीं, तुम ही आके बोलोगे सर आपने लिखा है 51, तो 50.5 रहेगा तो इससे बचने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? अबव 50, अबव 50%। बोलो किधर खत्म होगा? अप टू कितना परसेंट? 70%। फ्लैट कितने से बढ़ेगा? 46,800। This 46,800 is not proportionate increase, हाँ, कि 20% के लिए 46,800 तो 1% के लिए कितना, 2% के लिए कितना, ने 3% के लिए कितना? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर लिखा है इन 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ, और एनी पार्ट देयर ऑफ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। एक है ना, आगे जाके तुम्हारे चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा, उसका मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, तो ये तुमको जल्दी से समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ने डिसाइड किया कि पूरे क्लासेस के बच्चों को पिकनिक लेके जाएंगे, ऐसा तुमको बोला भी है, पिकनिक लेके जाएंगे। ओके, तो पिकनिक के लिए हमको बस करना पड़ेगा, ट्रेन में तो लेके नहीं जाएंगे, तो बस करना पड़ेगा। अब ये ना बस का कैपेसिटी इज 50 स्टूडेंट्स, एग्जांपल बस का कैपेसिटी हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग टीचर्स, तो 50 स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने वाला है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। 50 स्टूडेंट्स, अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर है, वैसे ही वी हैव 11th, वी हैव फाउंडेशन, नया बच्चे लोग सब कब हम लोग साथ में लेके जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल suppose 40 students are coming for the picnic, how many buses we will require? 1. Suppose 60 students are coming for the picnic, then how many buses will be required? 2 buses will be required. Suppose एक बस का higher charges is 5,000, just example, जो भी डेस्टिनेशन पे जाना है एक बस का 5,000। कैन यू टेल मी ये जो कॉस्ट मैंने बताया उसका रेंज क्या है? अरे 0 है तो पिकनिक क्यों जा रहे हैं? 1 to 50 ना। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फॉर द पिकनिक आर फॉलिंग बिटवीन, हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड? तो फिर हायर चार्जेस ऑफ बस कितना होगा? 5,000। बट इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फॉर द पिकनिक आर फॉलिंग बिटवीन 51 to 100, नाउ हियर डोंट आर्ग्यू 50.5 रहेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फॉर द पिकनिक आर बिटवीन 51 to 100, तो कितना नंबर ऑफ बसेस लगेगा? 2, तो फ्लैट 5,000 से बढ़ेगा ना। रे इवन इफ 60 स्टूडेंट्स आर कमिंग, ऐसा थोड़ी है 10 को बाकी गोद में बिठाएंगे, वो बात अलग है, 30 इधर 30, वो कैसे भी एडजस्ट करेंगे हम लोग, लेकिन इफ 60 आर कमिंग वी विल रिक्वायर हाउ मेनी बसेस? तो दिस इज दैट टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल, इट इज दैट टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट विच विल रिमेन कांस्टेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रेंज और लेवल ऑफ आउटपुट और कैपेसिटी। बियॉन्ड दैट ये चेंज होगा, अगेन वो थोड़ा रेंज के लिए कांस्टेंट रहेगा। बस का रेंट इज रिमेनिंग कांस्टेंट बिटवीन 1 to 50, 5,000। अभी 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 35, 40, 45, 50 स्टूडेंट्स तक बस का रेंट हायर चार्जेस विल बी 5,000। But if number of students coming for the picnic are between 51 to 100, 60, 75, 80, 90, exact 100 भी आया तो 10,000 फ्लैट। But it is not proportionate.
कि 50 बच्चे का 5,000 और 10 बच्चे आए तो कितना, बस वाले को ऐसा बोलेगा क्या? वो तो बोलेगा 5,000, 50 को बिठाओ या 5 को बिठाओ. Yes or no? So coming back to our question, that is why it is becoming a range ना, otherwise तुम रेंज नहीं बना सकते. रेंज बना है मतलब क्या? above 50 but up to 70. How much will be my semi variable cost? It will flat increase by how much? 46,800. तो ऐड करो कितना होता है? 1,54,800. What is 1,54,800? This will be the semi variable cost if the capacity utilization is above 50 but up to 70%. अब 52 रहेगा, 57 रहेगा, 59 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा, तो it will remain 154,800. बोलो what is the next range? अरे 70 नहीं, इतना तो ज्ञान दिया अभी. above 70 but up to 90. अगेन फ्लैट कितने से बढ़ेगा? तो कहां से बढ़ेगा ये? 154,800 plus 46,800. How much is the amount? 2,01,600. So can you see the behavior of semi-variable cost? This will remain constant for this. This will remain constant for this range. This will remain constant for this range. हर एक रेंज में कॉस्ट इतना कांस्टेंट रहेगा. बियॉन्ड दैट रेंज वो चेंज होगा. अगेन इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन रेंज. ये जो बिहेवियर है इसको भी सेमी वेरिएबल बोलते हैं, या टेक्निकली इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बट ये लोग ने इसको सेमी वेरिएबल बुलाया. अब हम चेक करते हैं कि हम ये टेबल में कहां फॉल करते हैं. फॉर फर्स्ट 3 months वी आर वर्किंग एट हाउ मच परसेंट ऑफ कैपेसिटी. That means we are falling in which range? So for first 3 months, what will be the semi-variable overheads that will be applicable? But ये 1,08,000 पर क्या है? Annum. हमको कितने months का चाहिए? 3 months. तो हमको calculate करना पड़ेगा. वो बाद में करेंगे. Can you tell me for remaining 9 months we are working at how much percent capacity? 80%. 80% मतलब 50% के ऊपर 20% और 10%. तो will you increase proportionate के flat बढ़ेगा? फ्लैट बढ़ेगा. यू आर फॉलिंग इन दिस रेंज. ये रेंज में तुम 70 पे काम, सॉरी अबाउ 70 पे काम करो, 75 पे काम करो, 80 पे काम करो, 85 पे काम करो या 90 पे काम करो, सेमी वेरिएबल विल बी 2,01,600. इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज. लेकिन ये 2,01,600 इज पर एनम. वी विल हैव टू कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. आर यू गेटिंग दिस? चलो वर्किंग नोट नंबर 3. पहले यहां पे मेन टेबल में लिख दो सेमी वेरिएबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये जो सेमी वेरिएबल है ना, अभी डायरेक्टली सेकंड लास्ट चैप्टर या थर्ड लास्ट चैप्टर में आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में. नोट 3. अच्छा ये टाइप का कॉस्ट है ना, वो एफएम में भी है. एफएम में वापस से ये ज्ञान नहीं देना पड़े फिर तुम. चलो सेमी वेरिएबल. Note 3. Write down note 3. Semi variable. Note 3. Semi variable factory overheads. See, पहले स्टेप नंबर 1 क्या है मालूम है? पहले कॉस्ट का बिहेवियर फाइंड आउट करो. बाद में स्टेप नंबर 2 में ये फाइंड आउट करो कि तुमको क्या एप्लीकेबल है. थोड़ी स्टेप नंबर 1 इज दिस टेबल. राइट डाउन. See, इसके पहले हम लोग ने फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा था. डू यू रिमेंबर? फिक्स्ड ओवरहेड्स वाज हाउ मच पर एनम? फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स था 3,60,000 पर एनम था ना. अभी वो फिक्स्ड है. अभी उसमें तुम 50% पे काम करो, 10% पे काम करो, 80% पे करो या 100% पे करो, 3,60,000 लगेगा. बट ये अप टू 50% 1,08,000 पर एनम. एंड देन लाइकवाइज रेंज चेंज हो रहा है. लिखते लिखते सुनो. कैन यू गिव मी और टेल मी depreciation on machinery is what?
फैक्ट, वेरी गुड, वेरिएबल फिक्स्ड पूछ रहा है मैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी, ओके माय मिस्टेक, रॉन्ग क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो एक फैक्ट्री ओवरहेड है, दैट इज व्हाट इन बिहेवियर, वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है? वाई सेमी वेरिएबल? डेप्रिसिएशन किसके वजह से होता है? एंड टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम के वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है दैट इज फिक्स्ड, बट यूजेज की वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है दैट इज वेरिएबल। सो डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट? सेमी वेरिएबल टेक्निकली। एनीवेज, चलो ये लिखा, इसके नीचे लिखो राइट फास्ट, एक लाइन छोड़ के, फॉर फर्स्ट 3 months, बोलो फर्स्ट 3 months में फैक्ट्री वॉज वर्किंग एट व्हाट कैपेसिटी? 50%. So how much will be semi variable overheads? 1,08,000, but 1,08,000 per क्या है? Annum. But we have to find out for 3 months. बोलो कितना था? 27,000. Next, for remaining 9 months. Remaining 9 months में factory was working at what capacity? 80%. So can you see we are exactly falling here in between, but हम लोग ने proportionate नहीं किया, हम लोग ने पूरा flat increase लिया, 2,01,600, but ये per annum है, into 9/12, बोलो कितना होता? 151. Okay, go to your main table. $27,000 and 151,200. चलो, I want to find out per unit. 27,000 will be divided by 4,500. बताओ कितना आता है जल्दी फास्ट? 6 रुपीज। आगे 151,200 डिवाइड बाय 21,600 इज 7। ये सबका टोटल करो। आई डोंट नो वेदर नाउ यू रियलाइज फोकस हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। पहले 2 लेक्चर में हम सिर्फ कॉस्ट शीट ही बना रहे थे, अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। इस टोटल को हम लोग बुलाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट। चलो नाउ ये फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट से करना, खाली 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड मत कर देना, प्राइम कॉस्ट से टोटल करना है। 324, 90,000, 45 एंड 47, 3 लाख, 4 लाख 86,000, 22 and 16, is it 108? इसका टोटल बनाओ 15 लाख 12, 21 lakh 49,000 and per unit is 99.5. चलो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद डू यू रिमेंबर द फॉर्मेट? डू यू हैव क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट? फटाफट बोलो। नो। डू यू हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नो। चलो नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नो। ये लिखा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तुमको कैसे पता चला दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? जनरल। ओके, दैट इज फेयर अजम्पशन। डू यू हैव सेल ऑफ स्क्रैप? यस, इसी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था सेल ऑफ स्क्रैप, विच इज द पॉइंट नंबर। हाँ तो लिखो नेक्स्ट लाइन, सेल ऑफ स्क्रैप को क्या करेंगे? सेल ऑफ स्क्रैप, हाउ मच इज पर यूनिट? 5।
5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 4522 500 एंड यहाँ पे 21600 से 5 मल्टीप्लाई करो 1,08,000 राइट फर्स्ट. So do you have primary packing? No. Total करो. ये total will be what? वो हम बाद में लिखेंगे, पहले टोटल करो. 4,86,000 minus 22,500 463,500 per unit 103 21,49,200 minus 1,08,000 20 lakhs 41,200 94.5. ओके, नॉर्मली इसके सामने हम क्या लिखते हैं? हाँ, तो मैंने किधर ना बोला, तो कौन सा मेथड यूज करता है, लेकिन टेक हम लोग ऐसा जनरली बात कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन हर साल अलग भी हो सकता है अगर करना है तो, बट स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में जाएंगे, तो सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में किसी के पास व्हीकल रहेगा, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम फिक्स्ड में क्लासिफाई, क्योंकि वहाँ भी फिक्स्ड और वेरिएबल होगा. लेकिन अगर वो डिपेंडिंग अपॉन किलोमीटर्स है, अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग अ कार, तो मेरा कार का यूजेज कम है, अभी मेरा मुलुंड में ही रहता हूँ, मुलुंड में इधर लेक्चर है, इधर पार्किंग किधर मिलता है, तो आने जाने में आई डोंट यूज कार. मेरा कार को 8 साल हो गया है और किलोमीटर 30,000 है, तो आई एम स्टार्टिंग चार्जिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. बट भी ओला उबर वाला रहेगा, वो दिन का 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो वो लोग डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर यूज करते हैं, तो दैट इज वेरिएबल. वो बात है, बट लॉजिकली हम ऐसा बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन को सेमी वेरिएबल, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप बाइफरकेट कर सकते हो कि इतना टाइम बेसिस की वजह से और इतना यूजेज बेसिस, अभी कोई ऐसा कंसोलिडेटेड मेथड तो है नहीं जिसमें दोनों तरीके से होते, तो ये अकाउंटिंग का बात नहीं चल रहा है, हम लोग कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं. चलो इसके सामने व्हाट शुड वी नॉर्मली राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस. डू यू हैव ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? नो. तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, तो दोनों लिखना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश, जगह नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेकिन फुल फॉर्म लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, नाउ फर्दर इट इज वेरी सिंपल. बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. Just if you want to be safe, you can write assumption. It is assumed administrative overheads to are general. But नहीं लिखेंगे तो भी it is fine. Nobody will cut marks. Administrative overheads bracket में clearly लिखा हुआ है fixed. Can you tell me? I've already discussed this. If I want to bifurcate, we will use or do it on what basis? Output या number of units के time. Time 3:9. चलो बताओ. 518,400 इंटू 3/12 बोलो कितना आता है? 129. ओके, इंटू 9/12 3,88,800. कैलकुलेट पर यूनिट 129,600 डिवाइडेड बाय 4,500 बोलो कितना था? 28.8 और यहाँ पे 18. चलो नेक्स्ट. सेलिंग ओवरहेड्स आर 8 रुपीज पर यूनिट, तो दिस इज क्लियरली गिवन. सेलिंग ओवरहेड्स 8 रुपीज पर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सेल्समैन कमीशन, तो सेल्समैन कमीशन पर यूनिट 8 रुपीज है, मतलब ये कौन सा हो गया? बाय बिहेवियर इट इज व्हाट? वेरिएबल. per unit remains constant. Sale overheads, but वो लोग ने हमको दे दिया है. So both the places we can write 8 here.
Multiply 4,500 into 8. Well, what is the answer? 36,000. ओके और वहां पे ओके टोटल ऑल कॉलम्स how much is for first 3 months? 6 lakh 29,100 per unit. Oh, 139.8 94.5 plus 26 26 lakh 2,800. Okay. Read requirement part number 1. Is it end of requirement part number 1? No. We बोला प्रिपेयर कॉस्ट शीट प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल सब तो बता दिया अभी और क्या चाहिए. ओके चलो नेक्स्ट. व्हाट इज रिक्वायरमेंट पार्ट 2? कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट बट फॉर विच पीरियड? remaining 9 months. What is the condition to achieve what? Total annual profit of 8,76,800. पूरे साल का वो लोग को प्रॉफिट 876,600 चाहिए. सो कैन यू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस? इट इज वेरी सिंपल. दो तरीके से कैलकुलेशन, दोनों से ऑफकोर्स आंसर सेम आता है. देर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग. बोथ द मेथड्स विल ऑब्वियसली गिव सेम आंसर. There are two methods to calculate. Both the methods will give you same answer. Bolo, any answer? How much is selling price for remaining 9 months? कितना? नो भाई 10 रुपए का सेलिंग प्राइस. पहले 3 मंथ में तू 145 में बेच रहा है, रिमेनिंग 9 मंथ्स में 10 रुपए में बेचेगा. कंपनी बंद कर रहा है क्या? क्या बोल रहा है? 160 एग्जैक्ट. हाँ दैट इज करेक्ट. एग्जैक्ट 160 इज द करेक्ट आंसर. चलो अभी आंसर आ गया है. जिसको नहीं मिला अभी तो ढूंढो. चलो एक हिंट देता हूं. पूरे साल का प्रॉफिट कितना चाहिए? ये 876,600 इस पूरे साल का प्रॉफिट या सिर्फ रिमेनिंग 9 मंथ्स का? पूरे साल का. ओके. फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग ने कुछ प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया? यस और नो? तो अभी बस हो गया ये हिंट. इसके आगे मैं आंसर ही दे दूं. Did you get 160? Oh, वेरी गुड. दो मेथड है, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. कैन यू टेल मी
फर्स्ट 3 मंथ्स में सेलिंग प्राइस कितना था? 145. ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स का सेल्स बोलो कितना रहेगा? फर्स्ट 3 मंथ्स का सेल्स कितना रहेगा? सेल्स हाउ मेनी यूनिट्स इंटू हाउ मच? 4500 इंटू, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना था? 6,52,500 बरोबर है. फर्स्ट 3 मंथ्स का व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स? 629,100. तो फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आएगा? 23,400 बरोबर है. ये लोग को पूरे साल का प्रॉफिट कितना चाहिए? 876,600. उसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया 23,400. तो रिमेनिंग 9 मंथ्स में प्रॉफिट कितना कमाना है? 853. व्हाट इज रिमेनिंग 9 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स? 26 लाख 2,800. तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का सेल्स कितना होना चाहिए? 34,56,000. कितना यूनिट्स बेचने वाले हम लोग? 21,600. तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस शुड बी 160. डिड यू गेट दिस? ये मेथड 1. मेथड 2, फर्स्ट 3 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 6,29,100. रिमेनिंग 9 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 26,02,800. ये दोनों को ऐड करो. Add these two figures and tell me what is the answer. 32,31,900. Can I say this is cost of sales for entire year? पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है. इसमें हम क्या ऐड करेंगे? पूरे साल का प्रॉफिट. पूरे साल का प्रॉफिट कितना चाहिए? 876,600. So add profit 41,08,500. दिस इज सेल्स फॉर एंटायर ईयर. उसमें से ऑलरेडी तुमने कितने का सेल्स अचीव कर लिया है? 652,200 का सेल्स 3 मंथ्स में हो चुका है. तो इसमें से 652,500 माइनस करो. तो रिमेनिंग 9 मंथ्स में हमको कितना सेल्स करना पड़ेगा? 34 लाख 21,600 यूनिट्स. तो सेलिंग प्राइस विल बी 160. दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. मेथड 2 छोटा लग रहा है, वो हम फॉलो करेंगे. चलो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग. ये सम एग्जाम में 18 मिनट में खत्म करना है. 18 लेस देन 18. राइट फास्ट. स्टेटमेंट शोइंग calculation of selling price per unit. सॉरी नहीं, अलग रिक्वायरमेंट पार्ट है. स्टेटमेंट शोइंग selling price per unit for remaining 9 months. Okay, now ऐसा एक टेबल बनाओ. This table is also going to be with you for long time. ऐसा टेबल हम लोग बनाएंगे. मैंने पहले ही बोला था, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब्जेक्ट में ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ फॉर्मेट्स नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट में आंसर बैठेगा. इनफैक्ट सेम रिक्वायरमेंट पार्ट वी कैन डू इट विद डिफरेंट मेथड्स. आंसर आना इंपॉर्टेंट है. एक मिनट, सॉरी, देयर इज वन मोर हेडिंग आई फॉरगॉट. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, सीरियल नंबर. जनरली मार्जिन हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी कर लिया तो ठीक. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, रुपीस. ओके, नाउ
एक बार मैं ही बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाला है। हम लोग ऐसे रोमन नंबर्स डालेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 1 के ऊपर नीचे छत मत बनाओ। चलो राइट डाउन। नंबर 1, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 629,100 प्लस 26,02,800। इसको हम लोग ने ऐड किया था। घड़ी घड़ी टाइम पास मत करो। 32,31,900 राइट फास्ट। 31,900 ये पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स। सीरियल नंबर 2, रिक्वायर्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐसा लिखो। रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रैकेट में लिखो। यहाँ पे कैलकुलेशन में गिवन 876,600। सीरियल नंबर 3, रिक्वायर्ड टोटल सेल्स फॉर द ईयर। रिक्वायर्ड टोटल सेल्स फॉर द ईयर। ओके, इसका है ना हमको कुछ कैलकुलेशन बताना है, तो कैन यू सजेस्ट कि हम कैलकुलेशन क्या लिखें? यस, दैट इज करेक्ट प्रेजेंटेशन। 1 + 2। डोंट राइट 1 + 2। डोंट राइट 1 + 2। डोंट राइट 1 + 2। ये सब गलत है। चलो 1 + 2। What was the total sales? 41,08,500. 41,08,500। ना इफ यू रिमेंबर, इसमें से हम लोग ने क्या माइनस किया था? ये देखो 41,08,500 ये पूरे साल का सेल्स है। उसमें से आई सब्ट्रैक्टेड सेल्स दैट वाज अचीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। दैट इज माय सीरियल नंबर 4। ऐसा रोमन नंबर्स किधर तक आता है तुमको बनाने के लिए? एक ऐसा सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसमें 26 सीरियल नंबर तक जाएगा, आता है उधर तक। ठीक है, सीरियल नंबर 4। लेकिन वो सब में हम नॉर्मल डालेंगे 1 2 3 ऐसा। चलो राइट नाउ सीरियल नंबर 4, सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। 2 लाइन में जाएगा, चलेगा। सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके, कैलकुलेशन में लिखो 4,500 यूनिट्स इंटू 145। ये भी हमने कैलकुलेट किया था 652,500। नेक्स्ट सीरियल नंबर 5, सेल्स रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग 9 months। सेल्स रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग 9 months। ओके, इसका हमको कुछ कैलकुलेशन लिखना है। एनीबडी, व्हाट इज द कैलकुलेशन? 3 - 4। 3 - 4। It is serial number 3 minus serial number 4. Okay. If you subtract, हमको ये मिलेगा 34,56,000। Serial number 6, selling price per unit for remaining 9 months। Selling price per unit for remaining 9 months।
बोलो कैलकुलेशन में क्या आएगा? सीरियल नंबर 5 डिवाइडेड बाय 21,600 यूनिट्स 160. That was finally end of this question, and this is end of one chapter called as unit costing. Take question number 7. Question number 7 का size देखो, and that was asked very recently in September 2024. By the way, हम लोग ने जो टेक्स्ट बुक बनाया है, it is updated till which attempt? जैन नहीं, अभी कौन सा अटेम्प्ट गया, तब तक का हम लोग ने इसमें ये किया गया. चलो क्वेश्चन नंबर 7, मतलब एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन है जो अच्छे खासे क्वेश्चन वो लोग ने बनाए हैं, तो आई हैव इंक्लूडेड. एनीवेज, ऐसा एक बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है ना, वो होमवर्क में मैंने डाला है. दैट इज सिंपल वर्जन, तो डिफिकल्ट वाला हम लोग क्लासरूम में कर रहे हैं. वी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आज सिर्फ हम एक वर्किंग नोट बना पाएंगे. MNP लिमिटेड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 84,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट वेरी मंथ, नहीं एवरी मंथ. Its prime cost per unit, what is given in this table, prime cost per unit at various levels of production is at follows. 10% level of capacity पे prime cost is 50 per unit, 20% पे 48, 30% पे 46. Likewise तुमको 100% तक दिया हुआ है. Its prime cost consists of raw materials consumed, direct wages and direct expenses in the ratio of 3:2:1. In the month of January 2024, company worked at 40% capacity and raw materials purchased amounting to rupees 8,40,000. In the month of February 2024, the company worked at 100% capacity and raw material purchased for 16,46,400. It is the policy of the company to maintain opening stock of the raw material equal to 1/3 of the closing stock of raw material. Factory overheads are recovered at 60% of direct wages cost. Fixed administration expenses as a part of production cost and fixed selling and distribution expenses are 2,01,600 and 1,68,000 per month respectively. During the month of January 2024, company sold 33,600 units at rupees 68.8 per unit. The variable distribution cost amounted to rupees 1.5 per unit sold. The management of the company chalks out a plan for the month of February 2024 to sell its whole output at rupees 61 per unit by incurring the following further expenditure. Number 1, company sponsored television program on every Sunday at a cost of rupees 26,250 per week. There are 4 Sundays in February 2024. High tea program every month for its potential customers at a cost of 1,05,000. Special gift item costing 1,05,000 on sale of dozen units. Lucky draw scheme is introduced every month by giving the first prize of 1 lakh, second prize of 80,000, third prize of 40,000 and 4 consolation prizes of 8,000 each. Note, in the month of February 2024, there is a significant saving in the material cost per unit due to entry of new suppliers in the market and saving per unit cost of direct wages and direct expenses is due to introduction of new policy by the management.
प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, तुमको सामने से बोल रहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ January 2024 and February 2024 showing prime cost with different elements of prime cost. हाँ, मतलब डायरेक्टली कॉस्ट शीट तुम प्राइम कॉस्ट से चालू करोगे तो नहीं चलेगा, तुमको उसका ब्रेकअप बताना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्राइम कॉस्ट। वाई ऐसा लिखा है वो हम जब एक्चुअली बनाने का स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट अर्न, ये सब बताना है। September 2024, 8 marks। सी सबसे पहले हमको क्या बनाने के लिए बोला है, कॉस्ट शीट। फॉर्मेट क्या रहेगा, ओके इजी कर देता है। कैन यू टेल मी कॉस्ट शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर विच 2 months, January and February? लिसन केयरफुली। जनवरी में कंपनी वॉज वर्किंग एट हाउ मच परसेंट कैपेसिटी, फेब्रुवरी में इट इज गोइंग टू वर्क एट हाउ मच परसेंट कैपेसिटी, 40% एंड 100%। मतलब पूरे क्वेश्चन में हमको सिर्फ 40% और 100% काम का है, तो ये टेबल इतना बड़ा है वो अभी सीधा छोटा हो गया। रे बाकी सब तो हमारे कुछ काम का नहीं है ना, 20% का करोगे क्या, हमको किससे मतलब है 40% और 100%, बाकी सब यूजलेस हो गया। ओके कैन यू टेल मी जनवरी में कितना यूनिट्स वो लोग ने बनाया? इन जनवरी 2024 कंपनी प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स? अरे दे वर वर्किंग एट हाउ मच परसेंट कैपेसिटी, 40%। किसका करोगे 40%? 84,000 करो, 84,000 का 40%, 33,600। कहीं पे तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है देखो 33,600, लेकिन वो सोल्ड है। सी वाई इट इज इंपॉर्टेंट, सपोज तुमने कैलकुलेट किया और तुमको आया 36,000 लेकिन सोल्ड 33,600, तो 1,600 क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, या वॉट एवर डिफरेंस इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बिकम फेब्रुवरी का ओपनिंग स्टॉक। अरे 2 महीने का बोला है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है, वी शुड बी हैप्पी, क्योंकि 33,600 बनाया और 33,600 बेचा। So units produced is equal to units sold. If units produced is equal to units sold, that means there is no stock. There is no stock. Okay, can you tell me February में कितना बनाया? 84,000। And कितना बेचने वाले हैं? कि वो कुछ दिया नहीं, पूरा बेचने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया है दे हैव चॉक्ड आउट अ प्लान फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टू सेल इट्स होल आउटपुट, मतलब जितना बनाया उतना बेचेंगे। अगेन फेब्रुवरी में देयर इज नो स्टॉक। ठीक है, ये सब तो समझ में आया। हमको बनाना क्या है, कॉस्ट शीट। सेम क्वेश्चन, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अरे वेरी सिंपल, अभी जो बनाया ये सेम फॉर्मेट होना चाहिए। 3 months 9 months वाला, 3 months जब लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? जनवरी। 9 लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? फेब्रुवरी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमको यूनिट्स से मतलब है, और यूनिट्स लास्ट टाइम हम लोग ने कैलकुलेट किया था, ये बार तो यूनिट्स भी तुमको दे दिया है। कितना यूनिट्स? जनवरी में कितना यूनिट्स? 33,600। फेब्रुवरी में कितना यूनिट्स? 84,000। तो उसको दे दिया है। आगे का नीचे का तो सब सेम रहेगा, पर्टिकुलर नीचे का मतलब पर्टिकुलर टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, ये कॉस्ट शीट अलग हो जाए। चलो ऐसा फॉर्मेट बना दो, पहले हेडिंग दो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ डैश। क्यों डैश डाला हम लोग ने? तो टेबल के अंदर लिख रहे हैं ना हम लोग। We will approximately require 25 to 26 lines का कॉस्ट शीट।
वी विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 25 to 26. तो एक काम करो, पूरे पेज का ही बना दो. सेम फॉर्मेट जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया. Level of capacity. नीचे लिखो आउटपुट. नहीं, आउटपुट नहीं, मजा नहीं है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. दोनों सेम है ये क्वेश्चन में. यू शुड बी ग्रेटफुल. अगर ये अलग होता तो देयर वुड हैव बीन स्टॉक. ओके, नाउ कैन यू टेल मी. हम लोग ना सिर्फ जनवरी का बात करते हैं. जनवरी का बात करेंगे तो फरवरी तुमको समझ में आ जाएगा. ओनली फोकस ऑन जनवरी. वेरी सिंपल. कोई बताएगा हमको सबसे पहले टेबल में क्या दिया है? क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट टेबल? प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? प्राइम कॉस्ट पर यूनिट. यस और नो? ओके, कैन यू टेल मी वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली विच टू लेवल्स? 40% एंड 100%. बाकी तो हमारे कुछ काम का नहीं है. तो 40% पे प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 44. एंड 100% पे 32. कंपनी वॉज वर्किंग एट 40% इन विच मंथ? जनवरी. तो जनवरी में क्लियरली प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इज 44. यस और नो? तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इज 44 एंड जनवरी में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाया? 33,600. सो मल्टीप्लाई करो 33,600 इंटू 44. 14,78,000. माई क्वेश्चन इज, हम लोग को जो कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, जिसका फॉर्मेट हमने बना के रखा है, कैन आई स्टार्ट कॉस्ट शीट बाय राइटिंग प्राइम कॉस्ट? व्हाई नो? क्वेश्चन में बोला है
और वो क्यों बोला है वो थोड़ी देर में समझेगा। प्राइम कॉस्ट में वो लोग ने बोला है यू हैव टू शो प्राइम कॉस्ट विथ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो बोलो प्राइम कॉस्ट के अंदर कौन से कॉस्ट आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस और नो। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस are in the ratio 3:2:1, yes or no? So can I calculate the direct material या raw material consume? Yes, for January 2024। ठीक है, so 14 लाख कितना आया था तुम लोग को? 400। उसको हम लोग कौन से रेशियो में ब्रेक करेंगे? तो बोलो 3:2:1। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर क्या आया? 7,39,000। व्हाट इज दिस 7,39,200? रॉ मटेरियल कंज्यूम इज 739,200। ओके, बाकी का क्या क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी कैन कैलकुलेट बिकॉज 3:2:1 है, बराबर है। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यस और नो? शुड बी 739,200। ये तीनों में से क्वेश्चन में क्या दिया है चेक करो। परचेस दिया है, कितना है परचेस? रॉ मटेरियल परचेस्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 16,46,400। तो फेब्रुवरी बहुत आगे पहुंच गए हम लोग। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी वो है, वो यहां पे क्या? इन द मंथ ऑफ जनवरी रॉ मटेरियल अमाउंटेड टू विच मंथ? बोलो कितना आएगा परचेस? 8,40,000। चेक करो क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या? यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि जीरो पकड़े? ये जीरो नहीं ले सकते क्योंकि परचेज 8,40,000 है, तो कंज्यूम क्यों 739,200 है? मतलब स्टॉक है ना। तो क्या लिखा है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका 1/3 इज ओपनिंग स्टॉक। तो बोलो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको एक्स लेने का? लेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन जनवरी बी, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? 739,200, यस और नो? तो हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक को सब लिख पाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फेब्रुवरी। फेब्रुवरी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको मिलेगा, परचेस दिया है, कंज्यूम्ड हम लोग 3:2:1 यूज करके फाइंड आउट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फेब्रुवरी में मिल जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू फॉलो। ये सबका वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ opening and closing stock of raw material, calculation of opening and closing stock of raw material। 1.5 पेज का वर्किंग नोट है ये, अंडरलाइन है। नेक्स्ट लाइन जनवरी 2024, इसको भी अंडरलाइन करो। मतलब अब जो हम लिखने जा रहे हैं इज ओनली फॉर विच मंथ? January 2024। Next line right now, company worked at 40% capacity। Company has worked for
40% capacity. Next line, therefore units produced equal to, therefore units produced equal to 84,000 into 40% equal to 33,600 units. Next line, prime cost at 40% capacity, prime cost at 40% capacity is equal to rupees 44 per unit. ब्रैकेट में लिखो गिवन. नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore prime cost equal to 33,600 units into rupees 44 is equal to कितना था rupees 14 lakhs 78,400. नेक्स्ट लाइन में लिखो it is given that ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं. तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, उधर से करो जल्दी. हाँ, बी फास्ट. कितना? नेक्स्ट टाइम में लिखो फिनिश स्टार्टिंग. थ्री इज टू 2:1 लिखा उधर तक. नेक्स्ट टाइम therefore रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन therefore रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू 14,78,400 into 3/6 is equal to कितना? 7,39,200. नेक्स्ट लाइन में लिखो लेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी रुपीज एक्स. Let closing stock of raw material be rupees X. Next line में लिखो therefore opening stock of raw material is equal to, therefore opening stock of raw material is equal to 1/3x. नेक्स्ट लाइन फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट लाइन therefore x plus 8,40,000 sorry 1/3x 1/3x plus 8,40,000 minus x is equal to 7,39,200.
नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर, चलो x फाइंड आउट करो। कितना है? 151 200। नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1,51,200। Therefore, closing stock of raw material is equal to 1,51,200. Next line में लिखो and opening stock of raw material is equal to, बोलो opening stock of raw material is equal to 1/3 into 151,200, तो कितना होता है 50,400। ये सिर्फ जनवरी का हुआ। और मेन कॉस्ट शीट में आ जाओ। कॉपी टिल हियर। ये फरवरी 2024 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आया? हाँ, तो ऐसा पेंसिल से चाहिए तो एरो करके रखो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा एग्जाम में मत करना तो एग्जामिनर हंसेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब फिगर्स कहाँ से आया। ओके, नाउ पिक अप योर कैलकुलेटर। अच्छा वेट, ऐसा लिखो जिसमें एग्जाम का लास्ट 2 मिनट बचा रहेगा। कोई पेपर छीनने वाला है तुम्हारा, वो पेज पे लिखो। ये डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, तो कैलकुलेटर पे टाइप करो 1478,400 इंटू 2/6। बोलो कितना होता है? 4,92,800। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 246,400। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1478,400 और 44 कहाँ से आया? प्राइम कॉस्ट तो पहले से हमको मालूम ही था ना, ये है। फिर हम लोग ने उसको ब्रेक किया है इसमें। चाहिए तो पेंसिल से यहाँ पे लिख दो 3/6, 2/6, 1/6। फेब्रुवरी का भी है ना हमारे पास परचेजेस अवेलेबल है। हाउ मच इज परचेजेस ऑफ फेब्रुवरी? 16,46,400। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16,46,400। यस सर। फेब्रुवरी का क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढने का? मैं अभी लिखवा देता हूँ। वर्किंग नोट में कल लिखवाऊंगा, मेरे को याद दिलाना वर्किंग नोट लिखवाने के लिए। पहले बोलो फेब्रुवरी में वी आर वर्किंग एट हाउ मच परसेंट कैपेसिटी? 100%। सो 100% पे प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 32। तो पहले यहाँ पे 32 लिखो। इसको हम कितना यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे? चलो मल्टीप्लाई बोलो। 26,88,000। इसको हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2:1। सो 3:2:1, 3:2:1, 3/6 मतलब आधा, 13,44,000। वो कैलकुलेटर के गुलाम हो चुके हो।
26,88,000 into 2 by 6, 8 lakhs 96, and 1 by 6, 4 lakh 48, उसका आधा 8 लाख 96 का। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढने का? बैलेंसिंग मतलब ये डिफरेंस है ना ये, तो ये दोनों को ऐड करो और ये माइनस करो। बोलो कितना है? 453। ओके, इसका वर्किंग नोट हम लोग कल लिखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि वो क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट चाहिए हमको।